नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बापू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, जिनका हमारे देश भारत को आज़ाद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और आपको अपनी बेरोजगारी से आज़ाद करवाने में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन दो आपके महात्मा गांधी से, गांधीयन एरा से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो एक गाना के साथ शुरू करते हैं। हम गांधीयन एरा को पढ़े हैं, ठीक है। बिन तोप बिन ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कर दिया कमाल, कर दिया कमाल। बिन तोप बिन ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। चलिए अब देखिए दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को महात्मा गांधी से गुस्सा होगा, तो भैया ये गुस्सा एग्जामिनेशन में काम नहीं देगा। ठीक है, देखिए आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं रखना है। गांधी पे गुस्सा है आपको, ठीक है, मतभेद है, तो ऐसे ही खुलेआम में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है। फैक्ट के साथ बात करो। कहीं भी आप बात करते हो तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हो, तो आप जो बोलो और एक चाय वाला जो बगल में बैठा है वो बोल रहा, तो आपकी बात में एक वजन होना चाहिए। ठीक है, आप जब बोलो तो आपके पास फैक्ट होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ ये हुआ था। अब हवाबाजी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी पढ़ के ज्ञान मत दो दूसरे को। ठीक है, अच्छा रिसर्च करो। जब भी एज ए स्टूडेंट तुम फ्यूचर हो इस देश के, तो कभी भी कहीं भी डिस्कशन करो ना, तो बहुत ही तुम्हारा नॉलेज उससे झलकना चाहिए। ठीक है, आम आदमी की तरह तुम्हें बात नहीं करनी है। और दूसरी बात ये कि कभी भी किसी, चाहे नेहरू हो, गांधी हो, मोदी हो, कोई भी हो, तो उनकी जब बात करते हो तो रिस्पेक्ट से नाम लिया करो उनका, कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि ये सब भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ था, तो इस तरह इनके लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, तो गांधीयन एरा, ठीक है, ये आदमी इतने महान थे कि इनके नाम पे पूरे 30 साल रख दिए, मतलब गांधीयन एरा। किसी के नाम पे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन गांधी जी के नाम पे पूरे के पूरे 30 साल रखे हुए हैं। इनका पूरा नाम आप देखोगे तो मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, मैं बोलूँगा पूरा हिंदी में, ताकि हिंदी मीडियम के भी जो बच्चे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, महात्मा गांधी जिन्हें हम बोलते हैं, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, ड्राई डे वाले को तो याद ही होगा, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, अब उनके पिताश्री का जो नाम था वो था करमचंद गांधी, जो कि दीवान थे वांकानेर और राजकोट, बीकानेर, ये सब एरिया के ये दीवान थे। इन्हें काबा गांधी भी बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद उनकी जो माँ थी उनका नाम था पुतली बाई गांधी। ठीक है, अब उनकी वाइफ जो थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, और मात्र 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी महात्मा गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी से। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्ट है जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद कर लेना। उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 1889 से 1891 उन्होंने बैरिस्ट्री किया। कहाँ से? लंदन, आपको पता है, इंग्लैंड से इनर टेम्पल नाम का एक कॉलेज था, वहीं से किया उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपना। उसके बाद 1893 में एक मुस्लिम ट्रेडर थे। ठीक है, मुस्लिम ट्रेडर थे, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो उनका साउथ अफ्रीका में कुछ केस था, तो इन्होंने बोला गांधी जी कि भैया आपने बैरिस्ट्री किया है तो आप चलो हमारे साथ साउथ अफ्रीका में डरबन में चलो और हमारा केस लड़ो। तो गांधी जी बोले कैसे ही बेगारी बैठल है, चलो कुछ पैसा वैसा कमा के आते हैं साउथ अफ्रीका से, और वही साउथ अफ्रीका उनका ज़िंदगी बदल दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सबसे बड़ा खेला होता है 7 जून 1893। ठीक है, 7 जून 1893, यही क्वेश्चन अभी CDPO में पूछा हुआ था। ठीक है, 7 जून 1893 में क्या किया गया, उनको फेंक दिया गया, थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन फ्रॉम पिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है,
टिजरमैरिजबर्ग स्टेशन से इन्हें फेंक दिया गया ट्रेन से बाहर, जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। यही पूछा था कि जब महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका जा रहा था वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो याद रखना, जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, क्योंकि वो जो श्वेत वाला होता है, वाइट मैन, जैसे गोरे लोग थे, उनके बोगी में चले गए थे। उन्होंने बोला भैया तुम काले हो, सांवले हो, तुम हमारी बोगी में कैसे आ जाओ, भाग, और उठा के ट्रेन से फेंक दिया। ठीक है। और ये जो घटना हुई थी उनके मतलब अंदर तक छू गई थी, अंदर तक हिला के रख दिया था। जैसे कभी कभी नहीं, तुम्हारे चच्चा बेइज्जती करते हैं तो तुम एकदम अंदर से हिल जाते हो कि कल तो हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम आग लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा 1-2 दिन में आग ठंडा हो जाता है। लेकिन गांधी जी के अंदर जो आग लगा वो ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि भैया मैं इतना पढ़ा लिखा बैरिस्टर आदमी हूँ, अगर हमको ऐसे ही ट्रेन से फेंक दे रहे हैं तो जो आम आदमी है, रोजमर्रा का जिंदगी जो काटते हैं बेचारे, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होगा। तो इस सत्ता के सामने, इस सोच के सामने मुझे खड़ा होकर लड़ना होगा। ये था गांधी जी का सोच। ठीक है। कहानी है, मजे से सुनना, सब याद हो जाएगा आपको। फिर 1894 में क्या हुआ, उन्होंने फाउंड किया साउथ अफ्रीका में ही नेटल इंडियन कांग्रेस। ठीक है। नेटल इंडियन कांग्रेस, वहाँ पे स्थापना की उसकी, और टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना की। ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन थे कि वहाँ पे जैसे भारतीय है मान लो, ठीक है, बहुत सारे भारतीय रहते थे, उनके साथ भेदभाव होता था। तो भैया आप एक जगह बनाओगे ना जहाँ पे वो आके गांधी जी से मिलेंगे, अपने समस्याओं को बताएंगे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो यही 1894 में इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाया साउथ अफ्रीका में, और टॉलस्टॉय फार्म भी गांधी जी ने ही बनाया था, उनसे ही लिंक्ड है, याद रखना, टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद एक न्यूज़पेपर भी निकाला था इन्होंने, इंडियन ओपिनियन, ये निकाला था 1903 में, 1903 में। ठीक है। उसके बाद 1904 में इन्होंने फोनिक्स आश्रम बनाया था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आश्रम। नेटल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फार्म, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर और फोनिक्स आश्रम। ठीक है। फिर 1901 की बात करें तो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड एट कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता। ठीक है। इसमें दिनसा वाचा जो थे, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा, तो भैया आप कांग्रेस वाले इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ठीक है। तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस सेशन में कब पार्टिसिपेट किया था, तो इसी टाइम पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। फिर 1906 में, ठीक है, 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया। पूछा जाएगा आपसे कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट है कहाँ पे किया था और कब किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1906 में, 1906 में, और ये इन्होंने किया था साउथ अफ्रीका में। अब सत्याग्रह मतलब सत्य को आग्रह। ठीक है। और इन्होंने राम राज्य की स्थापना की बात करते थे हमेशा कि भैया मैं ना राम राज्य की स्थापना कराऊंगा। और राम राज्य कैसा होगा, ट्रुथ, हर कोई यहाँ पे सच बोलेगा, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, और नन वायलेंस, किसी तरह का कोई मारा मारी नहीं होगा, सब लोग एकदम शांति से बैठ के अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। तो गांधी जी ट्रू सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो पूंजीवादी है उसके खिलाफ, जो कैपिटलिस्ट है उनके खिलाफ। सोशलिस्ट मतलब हुआ समाज को जितना अधिक से अधिक दो। ठीक है। पैसा एक आदमी के पास नहीं रहना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। ठीक है, वही सोशलिस्ट का मतलब है, एकदम बच्चा भाषा में। ठीक है। और इन्हें बोला जाता था फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट। ठीक है। एनार्किस्ट मतलब क्या हुआ, एनार्किस्ट मतलब जो नहीं होता है, जो नियम कानून को नहीं मानता है, उस तरह का। तो उन्होंने कहा था कि भैया हम सोशलिज्म को मानते हैं, यहाँ पे जितना भी पावर है सब पावर रहेगा जनता के पास, कोई पुलिस नहीं रहेगा, कोई दरोगा नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा। इसलिए इनको बोला जाता था एनार्किस्ट। ठीक है, कि भैया ये तो विद्रोह करवा देंगे पूरा, जब पुलिस नहीं रहेगा तो जिसको मन सो एकदम मनचल्ला काम करेगा। लेकिन गांधी जी का कहना था कि हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर इतना प्योरिटी आ जाएगा, उनका जो आत्मा से अंतरात्मा तक इतनी शुद्धता आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी कि ये लोग खुद ही खुद को गवर्न करेंगे, खुद ही खुद पे राज करेंगे। ठीक है, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1909 में कहानी आगे बढ़ता जाता है और वे एक किताब लिखते हैं हिंद स्वराज। ठीक है,
इन्होंने किताब लिखा था। ये सब किताब लिखा जाता था कि बहुत ज़्यादा पीड़ित और दुखिया लोग हैं तो उनको जागृत करने के लिए, क्योंकि उस टाइम आपके जैसा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक नहीं था, तो ये सब किताब ही छपता था जिसे पढ़ के वे लोग एकदम अपने अधिकार के बारे में जागृत होते थे और महात्मा गांधी के पास मिलने जाते थे, उन्हें कोई समस्या होती थी तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वे तो कहानी हो गया गांधी जी का जब वे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब खेला शुरू आता है जब वे इंडिया आते हैं, भारत में आते हैं। तो भारत की धरती पे उनके कदम पड़ते हैं 9 जनवरी 1915, याद रखना 9 जनवरी 1915 में। और इसी के चलते, क्योंकि गांधी जी इस दिन भारत में कदम रखते हैं, इसी के चलते हम 9 जनवरी 1915 को मनाते हैं प्रवासीय भारतीय दिवस। इसी दिन गांधी जी भारत लौटे थे। कितने साल तक बाहर रहने के बाद? 21 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजारी थी, उसके बाद वे भारत लौट गए थे। अब वे जब आए तो उन्होंने कहीं भी, आप किसी फील्ड में भी अगर आपको आगे जाना है तो आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है। गुरु का मतलब होता है जो आपको गाइड करेगा, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है उस दिशा में आपको ले जाएगा। तो उन्होंने अपना एक गुरु चुना। तो उनके जो राजनीतिक गुरु है, जो उन्हें पॉलिटिक्स के फील्ड में गाइड करते हैं, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया गांधी तुम इधर उधर मत करो, 1 साल पूरा एकदम घूमते रहो, ठीक है, पूरा इंडिया का चक्कर काटते रहो। फिर उसके बाद जब तुम चक्कर काटोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि देश के कोने कोने में कहाँ पे क्या समस्या है, और उसके बाद जब तुम लौट के आ जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 25 मई 1915, 25 मई 1915 गांधी जी खुद को फ़कीर बोलते थे। तो फ़कीर कहाँ रहते हैं? आश्रम में। तो पहला आश्रम उन्होंने बनाया कोचराब बंगला अहमदाबाद में। ठीक है, कोचराब बंगला अहमदाबाद में पहली आश्रम इन्होंने बनाया। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा, सबको पता रहता है साबरमती वाला। ठीक है, उसके 17 जून 1917, वो बहुत छोटा पड़ जा रहा था, तो उन्होंने 17 जून 1917 में आश्रम को शिफ्ट कर दिया बैंक ऑफ रिवर साबरमती। साबरमती नदी जो है आपका गुजरात में, उसी के किनारे में अपने आश्रम को ले आए और उसी के बाद से कहलाने लगे वो साबरमती के संत। ठीक है, उसके बाद इन्हें लोग कहते हैं सर्जेंट गांधी। ठीक है, सर्जेंट गांधी क्यों? क्योंकि जब विश्व युद्ध प्रथम हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, वो कब से कब हो रहा था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो इस टाइम गांधी जी ने जितने भी भारतीय उनको बोला था कि भैया ब्रिटिशर हमारे यहाँ है, तुम लोग आर्मी में ज्वाइन करो और जाके ब्रिटिशर्स की हेल्प करो फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो सबने बोला कि भैया तुम सर्जेंट हो क्या, रिक्रूटमेंट करवा रहे ब्रिटिश वालों को, ब्रिटिश के एजेंट हो क्या तुम? ये सब गांधी जी को बोला गया। वैसे ही सेकेंड बोयर्स वार में उन्होंने ऐसे किया था, जुल्लू वार में ऐसे ही किया था। ठीक है, बोलते थे कि जाओ भैया तुम ब्रिटिश का साथ दो और उनके साथ आर्मी में खड़े हो जाओ। ठीक है, इसलिए इन्हें बार बार सर्जेंट गांधी भी बोला जाता था, याद रखना। अब आते हैं कि भारत की भूमि में उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही होगा। 3 एक्सपेरिमेंट मतलब 3 प्रयोग किया। उन्होंने बोला कि भैया मैं बड़े स्तर पे खेलूंगा, उससे पहले थोड़ा सा गली क्रिकेट खेल लेता हूं। तो उन्होंने पहला मैच खेला 1917 में, दूसरा 1918 में और तीसरा भी 1918 में। ठीक है, तो पहला मैच था चंपारण सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह में क्या था, जो नील की खेती थी उसके खिलाफ वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, क्योंकि आपके पास जो ज़मीन है उसके 20 भाग में 3 भाग में आपको नील करवाना पड़ेगा और आगे जाके वो ज़मीन बंजर हो जाता था। ठीक है, तो उसके चलते इन्होंने किसानों के साथ खड़ा होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 25% इंटरेस्ट उन्हें लौटाया गया। ठीक है, किसानों को। और ये चंपारण सत्याग्रह जो है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मील स्ट्राइक होता है। ठीक है, प्लेग उलेग आया था, तो इन्होंने बोला कि प्लेग, उस टाइम महामारी फैल चुकी थी, उन्होंने बोला कि भैया हमें बोनस दो प्लेग का। तो उन्हें नहीं मिल रहा था, उसी पे वे अड़ गए थे। फिर अंत में जब गांधी जी आए
तो फिर उन लोगों को 35% का कंपनसेशन मिला, ठीक है। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी का पहला जो भूख हड़ताल था, हंगर स्ट्राइक, वो कहाँ था? तो वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। उसके बाद 1918 में आता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ था कि किसानों का क्रॉप जो था, उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसके बाद भी उन्हें टैक्स देने के लिए बोला जा रहा था, तो इसके खिलाफ भी गांधी जी ने आंदोलन किया और इसे बोला गया फर्स्ट नन कोऑपरेशन मूवमेंट, प्रथम असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो आपको याद हो गया। एक ट्रिक बता देता हूं, केक, जो आप केक खाते हो ना भैया, CAKE, आपसे पूछा जाएगा कि पहले कौन हुआ था, चंपारण हुआ था या अहमदाबाद हुआ था या खेड़ा हुआ था। तो केक याद रखना, C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा, ठीक है, याद हो गया अब आपको। अब कहानी आती है हमारी 1919 में ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ था, जब 1918 में आपका पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद वार्सो की संधि हुई, ठीक है, WARSAW, वार्सो पैक्ट, ठीक है। वार्सो किसकी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी है। तो वहां पे संधि हुई, ट्रीटी हुई, और उसमें क्या हुआ, तुर्की का जो खलीफा था, उसका जो पोस्ट था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। खलीफा का जो पोस्ट था उसको खत्म कर दिया। खलीफा मतलब टर्की जो था ना, ऑटोमन एम्पायर उस टाइम जो था, तो खलीफा मतलब जितने मुसलमान हैं सबका लीडर हो गया एक तरह से, उस लोग का राजा हो गया एक तरह से, ठीक है। तो उसका पोस्ट ही खत्म कर दिया, मतलब उसको डिमोट कर दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो था ना, बेइज्जती था एक तरह से मुसलमानों का। तो वे गुस्सा हो गए और इसके खिलाफ इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक तरह से मुसलमानों ने देखा कि ये हमारे इस्लाम का अपमान है, इस्लाम की बदनामी है, ठीक है। तो 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, खिलाफत आंदोलन से दो आदमी हैं, उनका ये नाम याद रखना, मोहम्मद अली और दूसरे शौकत अली, ठीक है, शौकत अली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन छेड़ दी और इन्होंने बनाया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोला गांधी जी को कि भैया गांधी जी, आप हमारे हीरो हो, तो आप हमारा लीडरशिप करो, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा लीडरशिप करूंगा। अब 1919 में ही सब खेला क्यों हो रहा, क्योंकि आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, तो एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। तो फिर जनरल डायर ने चारों तरफ से गोलियां बरसा दी और बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए। तो इसके खिलाफ ही शुरू हो गया नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब से कब हुआ, 1920 से 22। तो गांधी जी ने सोचा कि मुसलमान अपना खिलाफत आंदोलन में लगे हुए हैं, तो भैया क्यों ना हम बोले कि ये जो मुसलमानों की समस्या है ये भारत की समस्या है। अगर ऐसा हम बोल देंगे तो मुसलमान जो हमारे साथ आ जाएंगे और हमारा जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, वो बढ़ जाएगा एकदम, ठीक है, उसका डिमांड बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद 1920 में आप देखोगे तो लाला लाजपत राय जी का लीडरशिप में, मतलब वो अध्यक्ष थे उस टाइम, कलकत्ता सेशन हुआ, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। कौन थे इस टाइम, लाला, ठीक है, लाला लाजपत राय जी थे। उस टाइम लोगों ने बोला कि असहयोग आंदोलन को हम लोग पास करेंगे, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया। उसके बाद नागपुर सेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में दिसंबर, और उस टाइम जो था असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया, वो पास हो गया, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट इन आंदोलन है, इसको बोली थी फुलिश प्रोटेस्ट वर्क, ठीक है। एनी बेसेंट ने इसे बोला कि मूर्खता टाइप का प्रोटेस्ट है, बहुत अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। फिर आंदोलन ऐसे चला ही गया था। उसके बाद क्या हुआ कि
5 फरवरी 1922, ठीक है। उस टाइम चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है गोरखपुर में, आपको पता ही है। 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है और पुलिस जो स्टेशन है उसको भी आग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं कि भैया मैंने नन कॉपरेशन की बात की थी, मैंने वायलेंस की बात नहीं की थी, बिना वायलेंस के हमें सब कुछ करना था, हम अहिंसा पे ही विश्वास करते हैं, हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया, 11 फरवरी 1922 को बोला कि भैया अब हम आंदोलन बंद करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे तो यही 11-12 फरवरी कहीं कहीं लिखा है, तो 12 फरवरी को गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और पूरे देश में इससे हलचल हो गई, ठीक है। क्योंकि उस टाइम हमारे जो भगत सिंह थे वे गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, नेताजी भी बहुत बड़े फॉलोवर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो गांधी जी पीछे हट गए, तो सब लोग गांधी जी से गुस्सा गए थे, ठीक है। और इसी क्रम में, इसी टाइम में बोस जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसको बोला नेशनल ट्रेजेडी, ये जो है पूरा नेशनल ट्रेजेडी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्वराज पार्टी, मार्च 1923 कहाँ बना था, इलाहाबाद में। इसके फाउंडर कौन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्योंकि देखो 1922 में आंदोलन खत्म हो गया, तो उसके बाद करना क्या था, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, खाली बैठ के थोड़ा होगा। तो असहयोग आंदोलन जब अचानक से वापस ले लिया गया, तो कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो खुश नहीं थे, ठीक है, जिसमें CR दास थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने बोला भैया हम स्वराज पार्टी बनाएंगे और 1923, ठीक है, 1923 का जो सेंट्रल और प्रोविंशियल मतलब केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव है उसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी टाइम में गांधी और दास के बीच में, चित्तरंजन दास के बीच में पैक्ट साइन हुआ था 1924 में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया 1923 तक का कहानी। मज़े से पढ़ो कहानी, मजा आएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बीच छोटा मोटा लड़ाई चलता रहा, कुछ कुछ चलते रहा। इस बीच में 1929 में आपको पता ही है लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, चेयरपर्सन थे। और उन्होंने 31 दिसंबर 1929, डेट याद रखना, 31 दिसंबर 1929 में रवि नदी के किनारे, रवि नदी के तट पे इन्होंने तिरंगा फहराया। और इसी जो सेशन था, इसी अधिवेशन में इन्होंने बोला कि भैया अब हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है पूर्ण स्वराज, ठीक है। ये पूछता है आपसे, इसलिए बता दिया मैंने शॉर्ट में। पूर्ण स्वराज का कब आया था, तो लाहौर अधिवेशन में आया था 1929 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1929। और उसी दिन बोला गया कि हम जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 को घोषित करेंगे स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी चलती है। अब आते हैं हम लोग 1930, 31, 32, 34, ठीक है, 30-34 सब चलते रहता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब क्या हो गया, सिविल मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, जिसे डांडी मार्च भी बोलते हैं। गांधी जी ने 11 पॉइंट डिमांड रखा, लेकिन लॉर्ड इरविन डिनाई कर गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया हम अब पूर्ण स्वराज की तरफ चलेंगे, हम भी डांडी मार्च करेंगे और आपका नमक कानून को तोड़ेंगे, ठीक है। तो डांडी मार्च कब हुआ, 12 मार्च, ठीक है, डांडी मार्च 12 मार्च, डांडी मार्च 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायी, 78 फॉलोवर, यहाँ लिखा हुआ है 78 फॉलोवर के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तट, ठीक है, कहाँ से कहाँ, साबरमती से डांडी तक, ठीक है, साबरमती से डांडी तक ये निकले, ठीक है। इस जो यात्रा था उसका मेन रीजन था, प्रमुख जो उद्देश्य था वो था नमक कानून का उल्लंघन करना। और इसलिए जो डांडी मार्च है, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग नमक सत्याग्रह। याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। तो डांडी मार्च को हम लोग बोलते हैं नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह।
उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, तो कब से कब चला? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, दांडी मार्च एक छोटा सा पोर्शन था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर जगह ये आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो पश्चिम में देखोगे, ठीक है, पश्चिमोत्तर मतलब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर में जब इंडिया है ना अपना, तो इस साइड में तुम देखोगे नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था खान अब्दुल गफार खान। याद रखना, खान अब्दुल गफार खान ने किया था। और इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट बोलो, मतलब लाल कुर्ती आंदोलन, और खुदाई खिदमतगार। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार, दोनों खान अब्दुल गफार खान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, बता दिया आपको। तो ये था दांडी मार्च का पूरा कहानी। उसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोल मेज सम्मेलन जिसे बोलते हैं। मतलब ब्रिटिशर ने बोला कि भैया तुम यहाँ क्यों ऐसे हल्ला करते रहते हो, और लंदन में बैठ के आराम से खाते पीते बात करेंगे। ठीक है, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और उस टाइम वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे, वो कौन थे? मैकडोनल्ड। ठीक है, इनका पूरा नाम रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, तो 3 हो गया गोल मेज सम्मेलन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बहुत आसान ट्रिक है याद करने का, 30 31 32। ठीक है, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। इसमें याद रखना कि गांधी जी बस एक ही में गए थे, वो था दूसरा में। ठीक है, पहला में कांग्रेस नहीं गई थी, तीसरा में भी कांग्रेस नहीं गई थी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि अंबेडकर जो थे हमारे BR अम्बेडकर, उन्होंने तीनों सभाओं में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब गांधी इरविन, उस टाइम वायसराय तो इरविन थे ना, तो गांधी इरविन के बीच एक पैक्ट होता है जो कि होता है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, वही जो पैक्ट हुआ उसके बाद ही तो गांधी जी दूसरा जो गोल मेज सम्मेलन है, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको अटेंड करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इनमें इनको राइट दिया गया है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका गांधी हो गया, इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट क्या हुआ? रैमसे मैकडोनल्ड ने एक बहुत बड़ा चाल खेल दिया। ठीक है, कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ठीक है, पूना पैक्ट क्या हुआ? महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या हुआ? पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पहले मुस्लिम को दिया गया था, तो मैकडोनल्ड ने बोला कि हम दलित को भी देंगे, सिख को भी देंगे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भैया ऐसा करते रहोगे तो पूरा देश बढ़ जाएगा, हम इस तरह का बंटवारा नहीं होने देंगे। और अंबेडकर एक तरफ अड़े हुए थे कि नहीं भैया हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने वाले कॉम्युनल अवार्ड का विद्रोह करने के लिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया। ठीक है, गांधी जी बोले कि हम यरवदा जेल में, याद रखना, यरवदा जेल में बोले कि फास्ट अनटू डेथ मतलब मर जाएंगे, लेकिन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचक मंडल, वो नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? मदन मोहन मालवीय ने बहुत दोनों के बीच तालमेल किया, समझौता करवाया। तो फाइनली आप देखोगे 26 सितंबर 1932, याद रखना डेट, 26 सितंबर 1932 को BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, और ये पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो है दलितों के लिए, ठीक है, दलितों के लिए 71, पहले 71 सीट था, दलित के लिए 71 की जगह सुरक्षित स्थानों की संख्या, सुरक्षित स्थान मतलब रिजर्व सीट, पहले 71 रिजर्व सीट था दलितों के लिए। तो अब गांधी जी ने बोला कि भैया हम इसको बढ़ा के 147 कर देंगे, मतलब दुगना, समझ रहे हो? तो दुगना कर दिया, और इसी पैक्ट को बोलते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन भिड़ जाएंगे आपको इस एग्जामिनेशन में। फिर आता है हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हो गया वो आपका हुआ था 1940 में। इसमें दिल्ली चलो का आंदोलन भी दिया गया था। और उसके बाद इसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या होता था ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है इसे क्या बोलेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह में बेसिकली होता था कि आप घर घर घूमो, गांव गांव घूमो, एक एक आदमी को घूम घूम के बोलो आप
कि भैया ऐसा है, आप ये कर दो वो कर दो, मतलब लोगों को बताओ कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल हो रहा, तो आप लोगों को खड़ा होना होगा। जब मैं आह्वान दूंगा कि आप खड़े हो जाओ अंग्रेज सत्ता के खिलाफ, तो आपको खड़े होके उन्हें मुंह तोड़ जवाब देनी होंगी। ठीक है, तो यही सब हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह में, सब घूम घूम के इनका प्रचार किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे तो इसमें पहले सत्याग्रही बोला जाता है आचार्य विनोबा भावे को, बार बार एग्जाम में पूछता है, और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, उसके बाद 1942 में 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, क्योंकि इससे पहले अगस्त ऑफर आता है। ठीक है, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, ये सब फेल हो जाता है। ठीक है, इस पे बात नहीं बन पाती है, तो अब गांधी जी बोलते हैं भैया अब हम करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, कहाँ से इसकी घोषणा होती है, एग्जाम में बार बार पूछता है, याद रखना, लिखा नहीं यहाँ पे, बॉम्बई। ठीक है, बॉम्बई के ग्वालियर टैंक, बॉम्बई के ग्वालियर टैंक से इस चीज़ की घोषणा होती है कि अब भैया अंग्रेज ने बोला कि करो या मरो, मतलब गांधी जी ने बोला कि करो या मरो का नारा दिया, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सब लोग गिरफ्तार हो गए। ठीक है, और इसी टाइम गांधी जी को पूना का आगा खान महल में रखा गया, एग्जाम में पूछता है बार बार। ठीक है, गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया तो आगा खान महल में रखा गया। ठीक है, उसके बाद ये आंदोलन चलते रहता है। ठीक है, और ये भी याद रखना मुस्लिम लीग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो और उसके बाद 30 जनवरी 1948 को वो घटना होती है जब गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू हमेशा हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा ये वीडियो था आपका महात्मा गांधी के बारे में, गांधीयन एरा के बारे में, गांधीयन युग के बारे में, जो आपके जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है सबको कवर कर लेगा। तो प्रैक्टिस सेट बनाना, क्वेश्चन बनाना और बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।